हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विश्व से, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। आप सभी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। जो लास्ट हमारी वीडियो थी वो आपकी इंडियन इकोनॉमी वाले पेपर से थी, और इंडियन इकोनॉमी का पेपर सभी बच्चों का बहुत अच्छा गया। काफ़ी सारे क्वेश्चन उसी से रिपीटेड आ गए थे, और लगभग जितने क्वेश्चन हमने कराए थे उसमें से बहुत फ़ायदा हो गया बच्चों का। आज हम एक और वीडियो ला रहे हैं जो कि आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की है। 2 सेकेंड। ये आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की है। हाँ जी, चलिए। ये आपकी बीए 6 सेमेस्टर को मिलती है, इकोनॉमिक्स का पेपर है, और इसका जो टाइटल है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है। ठीक है, 2024 वाला पेपर है, और इसका जो बुकलेट सीरीज़ है वो सी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। अब मैं कुछ चीज़ें आपको पहले ही डिस्कस कर देता हूँ। क्या चीज़ें? देखिए, जैसे कि हमारा इंडियन इकोनॉमी वाला पेपर था वो काफ़ी इजी आया था। इसका जो पेपर होगा थोड़ा सा इजी आपको देखने को हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब कि चांसेस ज़्यादा है कि इजी ना मिले। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, एग्रीकल्चर में कुछ क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम इंडियन इकोनॉमी वाले मिलेंगे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में जब उत्तर प्रदेश पढ़ रहे थे तो उसमें एग्रीकल्चर के क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको करंटली होंगे, जो करंटली ज़्यादा पूछे जाते हैं, और वो थोड़े से हो सकते हैं कि जब टीचर पेपर बनाएगा ना एग्रीकल्चर का, तो वो सोचेगा कि कुछ ना कुछ, अगर वो नेट से भी उठाने लगा तो कुछ ऐसे क्वेश्चन निकलेंगे जो करंटली होंगे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, और वो ऐसे क्वेश्चन होंगे वो आप थोड़े से कर नहीं पाओगे, मतलब कि इशू हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड पड़ेंगे। तो ये है कि एक बार अच्छे से ना इसका जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस, और थोड़ा सा इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। अब देखिए क्या है, हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर जो मिलेंगे वो इस टाइप के मिलेंगे, खेती से जुड़े हुए। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताता रहूँगा जो अक्सर रिपीट होते हैं और किस टाइप के मिलेंगे। देखिए, पहला ही क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती? कि पूछ रहा है कि वीट की जो खेती है, गेहूं की खेती है, कहाँ पर नहीं होती। तो देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए गेहूं कैसी, गेहूं की जो खेती होती है उसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? रबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रबी की खेती। ठीक है, रबी की खेती बोलते हैं इसे। और रबी जो होता है ओनली विंटर एरियाज में, या इसे विंटर क्रॉप भी कहा जाता है। तो रबी जो होता है वो विंटर क्रॉप है, तो सिर्फ कब होगी? सर्दियों में होगी। तो ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे हमेशा गर्मी रहती है? तो एक ऐसा एरिया है तमिलनाडु जहाँ पर हमेशा गर्म एरिया रहता है, तो यहाँ पर गेहूं तो नहीं हो सकता। ये एरिया ऐसे हैं कि यहाँ पर ठंड हो जाती है, पर लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाएगी। समझ गए आप अच्छे से? रबी की खेती को 10 से 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है अगर होना हो। ठीक है, तो ये चीज होती है। नेक्स्ट चलते हैं। क्या हो गया? चल क्यों नहीं रहा? चलिए नीचे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्या पूछ रहा है? किस राज्य में सिंचाई कवरेज सबसे अधिक है? मतलब कि जो ऐसा एरिया है जिसमें इरिगेशन होता है, तो कौन सा है हाईएस्ट इरिगेशन? तो आपका हाईएस्ट इरिगेशन होता है पंजाब का। किसका? पंजाब का। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा सिंचाई देखने को मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लोड। ऑपरेशन फ्लोड, अब सबसे पहले तो समझिए ऑपरेशन फ्लोड होता क्या है। ये ऑपरेशन फ्लोड जो है ये डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। क्या है? डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसे DGP कहा जाता है। ये क्या है? ये है आपका व्हाइट रेवोल्यूशन। डेयरी उसमें क्या होता है? व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब कि श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति किस चीज के लिए थी? श्वेत क्रांति थी आपकी दूध के लिए, डेयरी उत्पादन होता है। और इसके जो फादर माने जाते हैं डेयरी उत्पाद वो व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब कि आपका श्वेत क्रांति के, वो आपके हैं विगिट्स। ठीक है, इनका फुल नेम जो है विगिट्स कुरियर है। ठीक है, विगिट्स कुरियर, याद रखना इनका नाम। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व में चाय का उत्पादन भारतीय स्तर पर है, मतलब कि इंडिया कितना प्रोड्यूस करती है टी को? कौन से स्थान पर इंडिया आती है? तो इंडिया सेकंड स्थान पर आती है चाय में। और फर्स्ट पे कौन आती है? फर्स्ट पर आपकी चाइना आती है। ठीक है, कौन आता है? चाइना। ठीक है, चाइना आपका फर्स्ट पे आता है, सेकंड पे हम आते हैं। ठीक, चलिए नीचे सेकंड क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अनाज नहीं है? अनाज कौन सा नहीं है जी? ठीक है, तो कौन सा अनाज नहीं है? चना आपका अनाज नहीं है,
चावल, गेहूं और मक्का ये आपका अनाज में आएगा। क्या नहीं अनाज है? चना अनाज नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है चना क्या है? पल्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की घोषणा किसने की? ठीक है, एक योजना थी जिसका नाम था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। उसकी स्थापना वो किसने, उसकी घोषणा किसने की? तो इसकी घोषणा की आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, क्योंकि आपसे पूछ भी सकता है, जैसे क्वेश्चन है तो पूछ सकता है कब स्टार्ट हुआ, तो ये अगस्त कौन से में? अगस्त 2007 का है। ठीक है, अगस्त 2007। ठीक है, अगस्त 2007 में है। और ये जो हुआ था अगस्त 2007 में, ये यूपीए गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट ने करवाया था। ठीक है, तो ये यूपीए गवर्नमेंट के थ्रू हुआ था। नेक्स्ट चल लेते हैं। हु अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट? क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने की घोषणा। तो ये भी आपके मनमोहन सिंह जी ने की, और ये 2013 का है। ये 2013 का है, याद रखना, ये 2013 का है। आगे चलते हैं। क्या पूछ रहा है? केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपके कटक में लोकेटेड है। और कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946। तो ये भी आप याद रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट चल देते हैं। आरआरबी जिसे बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक, क्या पूछ रहा है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई? कब शुरुआत हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो ये कहां पर हुई? ये आपकी 1975 में, आपका ऑप्शन ए 1975 और 2 अक्टूबर, क्या 2 अक्टूबर 1975 में। और ये एक एक्ट से पास हुआ था। और एक्ट कब का था? एक्ट जो था वो सितंबर में था, इसमें था सितंबर में, तो याद रखना एक्ट सितंबर में। और इसका जब स्टार्ट हुआ 2 अक्टूबर 1975 में। नेक्स्ट चल देते हैं। एक फुल फॉर्म पूछ रहा है, आ गया ये रहा, फुल फॉर्म पूछ रहा है पीडीएस। पीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? पीडीएस की फुल फॉर्म होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपका सी ऑप्शन सही है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल सीड पॉलिसी 2002 इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेड। कमेटी पूछ रहा है, तो कौन सी कमेटी पर डिपेंड करती, वो बेस थी ये? तो ये जो कमेटी थी ये थी एम वी राव कमेटी थी। ये कमेटी ने क्या बताया था? इसको नेशनल सीड पॉलिसी को बताया था। अब कुछ कमेटी यहाँ पे और भी दी गई, जैसे कि केलकर कमेटी। केलकर कमेटी किससे जुड़ी है? केलकर कमेटी टैक्स से जुड़ी है, तो याद रखना टैक्स से जुड़ी हुई है। ठीक है, और कौन सी कमेटी है? वाई वी रेड्डी कमेटी। वाई वी रेड्डी आपकी फाइनेंस कमीशन से जुड़ी है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑन इंडिया इन एस्टैब्लिश, तो ये कहाँ पर एस्टैब्लिश है ये आपको पता होना चाहिए, और इसका नाम भी पता होना चाहिए। तो ये पंतनगर में एस्टैब्लिश है। किसमें? पंतनगर में। और इस यूनिवर्सिटी का नाम भी आप लिख लीजिएगा। यूनिवर्सिटी का नाम है गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, द गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये आप यूनिवर्सिटी का नाम भी याद रखिएगा। और एक और चीज याद रखिएगा, ये जो पंतनगर है उत्तराखंड में, उत्तराखंड वाला। ठीक है, और ये कब बनी थी? इसका सन भी याद होना चाहिए, 1960 में, 1960 में बनी थी। उस समय उत्तराखंड नहीं था, उस समय यूपी था। ठीक है, उत्तराखंड 2002 में बना है। ठीक है, ये भी आप चीजें याद रखना, ये मैंने बता दिया एक्स्ट्रा चीजें। द ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन मैंने आपको कल ही बताया था। देखो कुछ क्वेश्चन रिपीटेड कल वाले से भी रिपीटेड होंगे। तो क्या है ब्लू रेवोल्यूशन? ब्लू रेवोल्यूशन आपका है नीली क्रांति। नीली क्रांति है मत्स्य, मतलब कि फिश प्रोडक्शन से, मत्स्य पालन से, फिश प्रोडक्शन से। और क्या क्या? मिल्क प्रोडक्शन आपका व्हाइट रेवोल्यूशन है, मतलब सफेद क्रांति है। ऑयल सीड आपका येलो रेवोल्यूशन है। ठीक है, पीली क्रांति है। और आपका फूड गेन आपका ग्रीन
रेवोल्यूशन है ग्रीन, ठीक है, हरित क्रांति है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज खरीफ क्रॉप। देखो मैंने रबी की तो बता दी, रबी क्रॉप तो बता दी, अब बात आती है खरीफ क्रॉप की। तो खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? खरीफ क्रॉप इनमें से क्या है? सबसे पहले तो देखिए, खरीफ क्रॉप इनमें से है आपका मक्का। क्या? मक्का। जो मक्की है वो खरीफ क्रॉप में आता है, और इसको क्या बोलते हैं? इसे मानसून, क्या बोलते हैं? मानसून क्रॉप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मानसून क्रॉप बोला जाता है। और ये जून से अक्टूबर के बीच होती है, जून से अक्टूबर के बीच होती है। तो क्या क्या बताया मैंने तो बताई आपको खरीफ क्रॉप, और रबी बताई थी। रबी कब से कब तक होगी? वो विंटर थी, और विंटर कब से कब तक है? अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर नवंबर या जैन, उसके एरियाज में उसके टाइम में होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वाज लॉन्च इन ईयर। राष्ट्रीय जो कृषि विकास योजना है वो कब लागू, मतलब कि कब लॉन्च हुई? तो आपको पता होना चाहिए 2007 में हुई। और मंथ कौन सा था? मंथ आपका अगस्त था। क्या? अगस्त। तो ये आपको याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। इको मार्क, इको मार्क मिलता है इंडियन प्रोडक्ट को, काफी सारे इंडियन प्रोडक्ट को। तो वो क्या होता है? इको मार्क उसको मिलता है जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, उसको इको मार्क दिया जाता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। ठीक है। लैंड होल्डिंग इज मार्जिनल फार्मर, ठीक है, सीमांत के साथ की भूमि जोत कितनी होती है? तो ये होती है लेस देन 2.5 आपके एकड़ से। ठीक है, और ये कितना होता है? ये 1 हेक्टर के बराबर भी होता है। ठीक है, याद रखना, 1 हेक्टर इस पे उसी बोलते हैं, अप टू 1 हेक्टर ऐसे भी कह सकते हो। हाँ जी। दोहा राउंड ऑफ डब्ल्यू टी ओ का दोहा राउंड इनमें से किससे संबंधित है? तो दोहा राउंड किनसे संबंधित है? दोहा राउंड आपके एग्रीकल्चर से संबंधित है, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर का दिया गया है तो एग्रीकल्चर का ही आएगा। ठीक है, तो ये तो कोई क्वेश्चन आसानी था। व्हाट डिड द गवर्नमेंट प्रेजेंट किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम? इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम बार बार पूछी जाती है। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम क्या पूछा है इसने? कब लॉन्च हुई? तो कब लॉन्च हुई जी? लॉन्च ही पूछा है ना। हाँ, कब शुरू हुई? तो कब शुरू हुई है? 1998 में शुरू हुई। 1998 क्या था? 1998 अगस्त था। और किसके थ्रू ये शुरू हुई थी? तो आपको याद रखना है, नाबार्ड के थ्रू। नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो नाबार्ड का क्वेश्चन आपके दूसरे इंडियन इकोनॉमी वाले में भी था। ठीक है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन? मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, आपको बताया था उनका फुल नाम। उनका फुल नाम होता है आपका, ये क्या नाम था? कुरियन। ठीक है, तो फुल नाम उनका कुरियन है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज रिटन बाय। देखिए एक बुक है जिसका नाम है द इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये किसने लिखी है? तो ये आपके मेलर ने लिखी है, और इनका मेलर का फुल नेम आपको पता होना चाहिए, जॉन मेलर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हु एक्सप्लेन्ड द कॉसेज ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। देखो अगर बात की जाए कॉसेज ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की, तो सीधे सीधे क्या हो जाते हैं, बॉसर अप हो जाते हैं, बॉसर अप। पर लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक कहें या कि क्वेश्चन बनाने वाले की एक चीज़ कहें, तो ये बॉसर अप तो हो जाएगा कि कॉसेज, लेकिन जो हमारे माल्थस थे, माल्थस ने भी पॉपुलेशन के बारे में ही बताया है, पॉपुलेशन के साथ एग्रीकल्चर बताया है, एग्रीकल्चर मतलब फूड के उसमें। तो कार्डनो का जिक्र माल्थस के वहाँ पर भी हुआ है और यहाँ पर भी हुआ है, तो दोनों हो जाते हैं। पर लेकिन अगर मैं प्रेफरेंस ज़्यादा दूंगा तो आपके डी ऑप्शन को दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अग्र मार्क में संशोधन किया गया है। एक अग्र मार्क होता है, उसमें अब इम्प्लीमेंट कब किया गया, तो इसमें कब किया गया, 1986 में किया गया। 1986 आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इन हुज मॉडल देयर एग्जिस्ट सरप्लस लेबर इन ए सबसिस्टेंस सेक्टर। क्या पूछ रहा है, किस मॉडल में निर्वाह क्षेत्र में अधिशेष श्रम मौजूद होता है? तो अधिशेष श्रम किस में मौजूद होता है, आपके ऑथर लुइस के उसमें होता है। और ऑथर लुइस को डुअल सेक्टर मॉडल भी कहते हैं, आपसे पूछा जा सकता है क्या, डुअल सेक्टर मॉडल, डुअल सेक्टर मॉडल ऑथर लुइस मॉडल को कहा जाता है। तो आप याद रखना क्योंकि पूछा जा सकता है, ऑथर लुइस के बारे में अक्सर पूछा जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ रीजनल रूरल बैंक, मैंने बताया था आरआरबी के बारे में बार बार पूछा जाएगा और आपसे पूछा ही जाता है। तो ये पूछा है फंक्शन, फंक्शन मतलब उसके कार्य, तो उसके क्या कार्य हैं, उसका एक मेन कार्य है टू एडवांस लोन टू वीकर सेक्शन, क्या कमजोर वर्ग को ऋण देने का कार्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन वाज सेटअप। एग्रीकल्चर कृषि मुख्य आयोग कब बनाया गया, कि कब सेटअप किया गया, तो ये कब किया गया, 1969 में किया गया। 65 नहीं है ये तो रहा, 1965 में किया गया, और ये जनवरी 1965 में। और एक और चीज याद रखना, ये एक पूरा मतलब कि इसका नाम चेंज कर दिया गया था, और इसका क्या नेम हुआ था, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, याद रखना, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, और 1985 में चेंज किया गया था ये नाम इसका। तो याद रखना, इसका ये जो नाम चेंज हुआ है ये अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी। किसान क्रेडिट कार्ड, मैंने कहा था किसान क्रेडिट कार्ड भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना। किसान क्रेडिट कार्ड का क्या पूछ रहा है, ये इंट्रोड्यूस कब हुआ, तो किसान क्रेडिट कार्ड कब इंट्रोड्यूस हुआ, ये आपके 1998 में। और 1998 यहाँ पर दो ऑप्शन दे दिए, थोड़ा दो नहीं चारों ही ऑप्शन दे दिए, तो थोड़ा सा आपके लिए हार्ड कर दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर अगस्त वाला आंसर सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अगस्त में था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, करंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। देखिए नाबार्ड के चेयरमैन पूछ रहे हैं, ये 2014 का पेपर है, 2014 का पेपर है, तो 2014 के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर गिवन है। तो 2014 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, गोविंदा राजुलू चिंताला, ये आपके क्या थे, चेयरपर्सन थे, किसके, उसके नाबार्ड के। लेकिन अगर इस समय देखा जाए तो इस समय ये नहीं है, इस समय कौन है, साजी केवी करंट में है। तो अगर आप पूछे जाए नाबार्ड के तो आप क्या बताएंगे, साजी केवी। नेक्स्ट बोलते हैं, केसीसी मतलब कोई किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किसके द्वारा होता है, मैंने आपको ऊपर बता दिया है, नाबार्ड के द्वारा होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन देखो ऊपर से ही जुड़े जुड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। लोन आर प्रोवाइडेड थ्रू द केसीसी, जो केसीसी के थ्रू जो लोन मिलता है वो कैसे मिलता है, मतलब कि वो फिक्स्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, इक्वल होता है, या टर्म लोन होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसे टर्म लोन बोला जाता है। ये टर्म लोन का मतलब क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए जाता है, कैसा, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो इसको बोला जाता है टर्म लोन।
ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट, चलते हैं। नाबार्ड क्या है? देखो नाबार्ड का क्वेश्चन आपके इंडियन इकोनॉमी वाले पेपर में भी आया था और यहाँ पर भी आ रहे हैं। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड एक फुल्ली ये एक गवर्नमेंट संस्थान है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमीज आपका जो पीछे मैंने इंडियन इकोनॉमी वाले पेपर कराया था उसमें पहला ही क्वेश्चन था, तो मिक्स इकोनॉमी क्या होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी और आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मिलके बनता है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दोनों को मिला के बनाया जाता है। विच सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी? देखो इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन आ गए नहीं आ गए, मैंने कहा था कि इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो क्या पूछ रहा है? विच सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी का क्या बैकबोन सेक्टर है? सीधी बात है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर। विच सेक्टर इज कंसिडर एज द वर्क फोर्स इन इंडियन इकोनॉमी? कौन सा सेक्टर कहलाता है? प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। जो पहला सेक्टर होता है उसे प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। विच इज द कमर्शियल क्रॉप? क्या पूछ रहा है? व्यवसायिक फल है। ऐसा कोई फसल है जो सिर्फ किस लिए उगाई जाती है? सिर्फ आपके बेचने के लिए उगाई जाती है, उसको खाने के लिए। देखो अगर मैं गेहूं उगा रहा हूं तो सिंपल सी बात है, मैं उसको यूज़ भी करने के लिए उगा रहा हूँ। हो सकता है मैं क्या बता अपने यूज़ के लिए उगा रहा हूँ। चावल उगा रहा हूँ तो हो सकता है मैं खाली अपने यूज़ के लिए उगा रहा हूँ। लेकिन जो एक चाय की खेती होती है ये सिर्फ किसके लिए की जाती है? सिर्फ बेच कर लाभ कमाने के लिए की जाती है, ये अपने लिए नहीं। चाय की खेती मैं अपने लिए क्यों करूँगा? इतनी सारी चाय की पी के क्या करूँगा भाई? इतनी चाय पी लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या पूछ रहा है? वह अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता, वो क्या कहलाती है? ऐसी इकोनॉमी जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है किसी और दूसरी इकोनॉमी से, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। इसमें कोई व्यवसाय नहीं किया जाता, मतलब कि ना ही इंपोर्ट होता है और ना ही एक्सपोर्ट होता है, उसे क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। ओपन इकोनॉमी वो होती है जिसमें हम क्या करेंगे? दूसरे देश के साथ कर सकते हैं। मिक्स इकोनॉमी मैंने बताई दी ऊपर, और सोशल इकोनॉमी सामाजिक अर्थव्यवस्था को बोलते हैं, ठीक है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट आया है। कहाँ से? इंडियन इकोनॉमी से। तो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, मैंने बताया था। अब सेक्टर पे डिक्रीज हो रहा है, सबके सब क्या कर रहे हैं? इमर्ज कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं कुछ ना कुछ काम करने। व्हाट इज द आल्सो नोन एज द प्रेजेंट फार्मिंग? क्या पूछ रहा है? इसको किसान खेती कहा जाता है। किसान खेती किसको कहा जाता है? ये आपकी फैमिली फार्मिंग, पारिवारिक खेतों को कहा जाता है। किसको बोला जाता है? पारिवारिक खेती को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कह रहा है? देयर आर डैश टाइप ऑफ द इनस्टेबिलिटी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कितनी इनस्टेबिलिटी मिलती है, मतलब अस्थिरता मिलती है? दो प्रकार की मिलती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। अब कौन कौन सी है दो प्रकार की वो स्टेबिलिटी, वो भी आपको पता होना चाहिए। एक को बोलते हैं यील्ड प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? YIELD, यील्ड प्रोडक्शन, ठीक है। ये एक इस तरह की क्या है? इनस्टेबिलिटी है, ठीक है। और दूसरी होती है प्राइस इनस्टेबिलिटी, ठीक है। दो तरह की इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता मिलती है, ठीक है। प्राइस चेंज होते रहते हैं बार बार। मान लीजिए मैंने जब उगाया कोई भी चीज़, जैसे टमाटर वगैरह उगाए, उस समय टमाटर महंगे थे, लेकिन जब वो उगकर तैयार हो गए फिर टमाटर सस्ते हो गए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एक क्लोज इकोनॉमी क्या होता है? ना तो क्या होगा? इंपोर्ट होगा और ना ही एक्सपोर्ट होगा। ऑप्शन ये भी बताया था मैंने ऊपर, ठीक है। क्या पूछा है? कृषि आर्थिक संस्थाओं में किसी भी सुधार को क्या कहा जाता है? देखो कृषि में सुधार कर रहे हो तो क्या कहला जाएगा? वो आपका कृषि सुधार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कृषि सुधार। लेकिन एक और चीज़ समझिए, इसको भूमि सुधार भी बोलते हैं, लैंड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोला जाता है? देखो ये क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा ऐसे ही आ गया। देखो जब हम कृषि में सुधार करेंगे तो वो कृषि सुधारक बोला जाएगा, कृषि सुधार बोला जाएगा, लेकिन वो लैंड रिफॉर्म भी होता है। जब हम कृषि में सुधार कर रहे हैं इसका मतलब लैंड का भी सुधार कर रहे हैं, तो ये दोनों कहे जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा इशू रहेगा। हाउ मेनी टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर अनसर्टेन आर देयर? क्या पूछ रहा है? कृषि में कितने प्रकार की अनिश्चितताएं पाई जाती हैं? कितने प्रकार की अनिश्चितताएं? दो प्रकार की अनिश्चितताएं, ठीक है। ऊपर भी वही चीज़ है, उसी चीज़ को कहते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड एज। क्या पूछ रहा है? भारतीय कृषि की पारंपरिक विशेषता क्या है?
भारतीय कृषि की पारंपरिक विशेषताएं में ये आती है जी, ऑप्शन सी, भूमि दुर्बलता, श्रम अधिक से अधिक के अर्थव्यवस्था। ठीक है, देखिए श्रम कभी भी दुर्बल तो होगी नहीं, ठीक है, तो पहली कट हो गया। दूसरी चीज होती है भूमि की अधिकता भूमि की अधिकता भी चीजें खराब कर देती है, तो आपकी भूमि दुर्बलता और श्रम अधिकता। ठीक है, ये आपका इंडिया का भारतीय अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर का पार्ट है। ये क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू अवॉइड अनसर्टेन द फार्मर यूज, क्या पूछ रहा है, अनिश्चितताओं से बचने के लिए किसान इस्तेमाल करता है, क्या इस्तेमाल करता है। अनिश्चितता मतलब कि मान लीजिए मैंने एक खेती की और कुछ ऐसा हो गया जैसे बारिश आ गई या कुछ भी चीज़ है, और जो मेरी फसल थी वो पानी बिल्कुल नहीं चाहिए था उसे, और सारी की सारी क्या होगी, खराब हो गई। इस चीज़ों से बचने के लिए किसान क्या करता है, एक ही जगह पर 2-3 तरह की खेती करता है। उसे क्या बोला जाता है, उसे मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। देखो ये अगर हम बुक्स मतलब कि नॉलेज बेस्ड चीज़ों के बारे में बात करें तो ये चीज़ आंसर होगा। रियलिटी में देखें तो मिक्स फार्मिंग बहुत कम लोग करते हैं। मिक्स फार्मिंग करने के बहुत सारे 2 सेकेंड, मिक्स फार्मिंग करने के बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। किस तरह के नुकसान देखने में मिलते हैं, एक तो प्रोडक्शन आपका कम हो जाता है। तो अगर हम लॉज जो नियम बनते हैं उसके अकॉर्डिंग देखें, बुक में जो चीज़ें दी जाती है तो मिक्स फार्मिंग होती है, वरना तो मिक्स फार्मिंग बहुत कम की जाती है। पर लेकिन हाँ, अनिश्चितता से बचने के लिए मिक्स फार्मिंग की जाती है। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द, अरे कहाँ जा रहा है भाई, व्हाट इज द मेथड ऑफ फार्मिंग कमोडिटी अडॉप्टेड इन इंडिया, क्या पूछ रहा है, भारत में आमतौर पर खेती की कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो ये फिर से ही है, जो अपनाई जाती है वो मिक्स्ड अपनाई जाती है, मिक्स्ड। पर लेकिन देखो ये चीज़ें जो है ये एक थ्योरेटिकल कह सकते हैं, थ्योरेटिकल, पर लेकिन उस तरीके से नहीं कह सकते कि हाँ ये इस टाइप से ही होनी चाहिए। ठीक है, 2 सेकंड हो गया, मुझे थोड़ा धसका आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिंपल जाएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली वीडियो में, और वहाँ पे 2 वीडियो हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, उसको ले लेंगे। एक आपका आएगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बाद मैंने पढ़ाया है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसे हम डिमिनिशिंग मार्जिनल भी बोलते हैं, प्रोडक्शन मार्जिन है। तो वो आप दोनों वीडियो ले लेना, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आए हैं। देखो क्या कह रहा है कि क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास कितने होते हैं, 5 तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं, सबसे पहला होता है भूमि, फिर होता है श्रम, भूमि श्रम पूंजी, और एक होता है साहस, और एक होता है मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपके 5 प्रोडक्शन है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो इसमें पूछा है नॉट, तो आपका लैंड आ गया, लेबर आ गया, कैपिटल आ गया, तो ये जो बैंक लोन है ये आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आता। ठीक है, और 2 और होते हैं मैनेजमेंट और करेज, मतलब कि आपका साहस। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, सूट्स को किस वर्ष में अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज मिला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये नोबेल प्राइज अक्सर पूछे जाते हैं। अमर्त्य सेन वाला नोबेल प्राइज याद रखना, मैंने आपको पहले भी जो इंटरनल हुए थे उसमें भी एग्जाम में दिया था। ठीक है, और 2-3 नोबेल प्राइज और याद रखना जो कृषि में मिले हुए हैं। तो किसको, इसको कब मिला था, ये मिला था आपको 1979 में, 1979 में। और 1979 में ये जो नोबेल प्राइज मिला था ये इनको अकेले नहीं मिला था, एक और व्यक्ति साथ में थे जिनका नाम है ऑथर लुइस। ठीक है, ऑथर लुइस भी इनके साथ ही थे। इन दोनों को, ऑथर लुइस और इन्हें एक साथ मिला था ये। ठीक है, इन्होंने इनके साथ शेयर किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। वाह, इतना आसान क्वेश्चन, लेकिन कर दी थोड़ी सी गड़बड़ क्वेश्चन वाले ने बनाने में। क्या उन्होंने कर दी, आपका एडम स्मिथ तो कहीं दिख नहीं रहा आपको, अब आप कहोगे क्वेश्चन गलत है। बात बिल्कुल सही है, देखो क्वेश्चन हो सकते हैं बहुत सारे आपके गलत इस टाइप से, पर लेकिन फिर भी जब यूनिवर्सिटी लगाएगी तो उसका नंबर बच्चों को देगी। और जब आप कहोगे कि नहीं जी मेरा क्वेश्चन तो ये ठीक था और आपने ये गलत कर दिया, और मतलब कि ये तो सबको नंबर मिलने चाहिए, तो यूनिवर्सिटी एक चीज़, एक लेटर डाल के आपको समझाएगी। जैसे कि इसमें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, भाई फादर ऑफ इकोनॉमिक्स में से कोई नहीं है, क्यों, एडम स्मिथ होते हैं, एडम स्मिथ का नाम ही नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स है
तो कुछ और इकोनॉमिक्स भी होती है, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। तो आपको याद होगा इंडियन इकोनॉमी में मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन बोले जाते हैं? जे.एम. किन्स बोले जाते हैं। तो इसमें लाइकलीहुड कौन सा आंसर आपका सही माना जाएगा? जे.एम. किन्स माना जाएगा। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में हो सकता है यूनिवर्सिटीज का एक नंबर सबको दे दे, और ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटीज का एक नंबर किसी को ना दे और किसको दे, जो जे.एम. किन्स लगा के आएगा। ठीक है, दोनों तरह के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। द इकोनॉमिस्ट हु wrote मोर अबाउट पॉपुलेशन। तो मैंने बताया था पॉपुलेशन के बारे में किसने लिखा है। पॉपुलेशन की एक थ्योरी है जो कि किसने लिखी है? माल्थस ने लिखी है। माल्थस कहते हैं पॉपुलेशन तो कैसे बढ़ती है? पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, 2 से हो गई 4, 4 से हो गई 8, 8 से हो गई 16 और 16 से हो गई 32। ये क्या बढ़ रही है? तो बढ़ रही है पॉपुलेशन। किसके अकॉर्डिंग? माल्थस के अकॉर्डिंग। लेकिन माल्थस के अकॉर्डिंग जो फूड है वो कैसे बढ़ रहा है? फूड बढ़ रहा है जी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और फिर 6। मतलब कि फूड बढ़ रहा है। किस तरीके से फूड बढ़ रहा है? आपका आपके नॉर्मल काउंटिंग में, जिसे हम बोलते हैं गणितीय। ठीक है, नॉर्मल बढ़ रहा है। लेकिन ये जो मल्टीपल तरीके से बढ़ रहा है आपका क्या? पॉपुलेशन। तो इसे माल्थस का आपका लॉ कहते हैं, माल्थस पॉपुलेशन लॉ। ठीक है, तो वो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? किस आर्थिक विचारधारा से संबंधित है? देखो क्वेश्चन आपकी जो किस विचारधारा से, ये प्रकृतिवादी। ठीक है, प्रकृतिवादी विचारधारा से संबंधित है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन जो है देखो बेटा आप लोगों के लिए ना ऐसे हैं कि अगर आपको याद रह गए तो ठीक है, वरना तो किसी को याद नहीं रहते। सिंपल सी बात है, मैं तो रियलिटी की बात करता हूँ। देखो ये क्वेश्चन आपको याद रह भी जाते हैं और नहीं भी रह जाते, पर लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको समझने वाले होते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, वेरिएबल कॉस्ट आर द सम ऑफ। जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो किसका सम होता है? अब आपको वेरिएबल कॉस्ट में एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का 2 फॉर्मूले थे। एक फॉर्मूला होता है क्या? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट का, सॉरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन यहां पूछ रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एक फॉर्मूला था जो था MC1 प्लस MC2 प्लस, और ऐसी चलती रहेगी। मतलब कि जो मार्जिनल कॉस्ट है उसका सम, तो मार्जिनल कॉस्ट का सम ही क्या कहलाता है? आपका वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़े हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मैं कह रहा हूं ज्यादा रहेंगे। ठीक है, पेपर बनाने वाला ऐसे क्वेश्चन रखना बहुत ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 52 वेरिएबल कॉस्ट आर नोन एज। वेरिएबल कॉस्ट को क्या कहा जाता है? अब इस क्वेश्चन में देखो यूनिट कॉस्ट भी कहा जाता है और यूनिट लेवल कॉस्ट भी कहा जाता है। मतलब कि यूनिट कॉस्ट तो कहा जाता है लेकिन यूनिट लेवल कॉस्ट भी वही चीज होती है, कोई ज्यादा उसमें अंतर नहीं होता। तो इसमें से दोनों ऑप्शन में से जो यूनिवर्सिटी मानेगी वही सही माना जाएगा। इनमें से कोई ऐसा नहीं कह सकते कि कौन सा माना जाएगा। तो ये तो यूनिवर्सिटी के ऊपर है। ठीक है, दोनों ही सही है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आल्सो नोन एज, मैंने अभी एक लॉ का नाम बताया, तो ये वही लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो होते हैं प्रोडक्शन के लिए होता है और उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल प्रपोर्शन बोला जाता है। क्या बोलता है? वेरिएबल प्रपोर्शन। तो वेरिएबल प्रपोर्शन का लॉ है ये, एक बार पढ़ जरूर लेना, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किन्स वाज एन। किन्स कैसे, मतलब ये कहाँ से रहने वाले हैं किन्स? किन्स आपके किन्स आपके इंग्लिश, मतलब कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 55 पर। 2 सेकंड रुकिए, मैं सोच तो रहा था चार्ट चल नहीं रहा। चलो जब तक चलता है जब तक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिक्स कॉस्ट इंक्लूड। फिक्स कॉस्ट किस में इंक्लूड होती है? तो आपके टैक्स में भी जुड़ती है, इंश्योरेंस में जुड़ती है और हर जगह पर। ये फिक्स कॉस्ट तो हर जगह पे होती है। ठीक है, ऑल ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं।
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? देखो दो तरह के लॉ माने जाते हैं प्रोडक्शन के अंदर, पहला होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और दूसरा होता है रिटर्न टू स्केल। तो वेरिएबल प्रोपोर्शन आता है शॉर्ट रन के लिए और रिटर्न टू स्केल आता है लॉन्ग रन के लिए। तो याद रखना दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाता है और यहाँ भी पूछा जाता है। क्या कह रहा है? डैश कॉस्ट इज आल्सो नोन एज द अल्टरनेटिव कॉस्ट। किस कॉस्ट को? अल्टरनेटिव, किसी चीज के लिए। मैंने मान लीजिए एक मोबाइल बनाया, इस मोबाइल पे लगने वाला जो पैसा है, इस मोबाइल पे लगने वाले जो रिसोर्सेज है, वो कुछ और भी बन सकता था। मान लो है मोबाइल की जगह वो रेडियो बन सकता था, तो वो क्या होती है? वो उसकी अल्टरनेटिव कॉस्ट होती है। अल्टरनेटिव कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो डेफिनेशन है उसके अंदर ही अल्टरनेटिव वर्ड आता है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ोगे तो वो क्या कहती है कि एक वस्तु का जो अल्टरनेटिव बन सके उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था ये? 57 था ना? हाँ ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 58। कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इवन इफ प्रोडक्शन स्टॉप। क्या पूछ रहा है? लागत उत्पादन बंद होने पर भी स्थिर रहती है। क्या स्थिर रहती है? मान लीजिए मैंने पेन का प्रोडक्शन करना बंद कर दिया, ठीक है, पेन का प्रोडक्शन करना बंद कर दिया, मशीन ऐसी रखी है, तो एक चीज तो लगती ही रहेगी। क्या? फिक्स कॉस्ट। जो फिक्स है, फिक्स क्या है? उस मशीन में जो मैंने पैसे दिए थे वो फिक्स थे, तो मेरी वो पैसे तो लग गए ना। अगर मैं मशीन को स्टार्ट कर दिया और मैं कुछ बना नहीं रहा, तो मशीन को स्टार्ट करने में जो पैसा लगा है वो तो लग गया ना, वो फिक्स कॉस्ट है जो हमेशा लगेगी। तो वो फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है। टोटल यूनिट, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज्यादा ही इंपोर्टेंट होते हैं। टोटल यूनिट इज मैक्सिमम। टोटल यूनिट कब मैक्सिमम होती है? जब आप वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो इस तरह का ग्राफ होता है, एक ऐसा होता है, एक ऐसे आता है और एक ये आप लोगों ने सबने पढ़ा है ये। तो ये जब यहाँ पे होता है, यहाँ पे जब ये जीरो होता है, जब वहां पर जब मार्केट प्रोडक्ट वो मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो हो जाता है तो आपके इनपुट जो टोटल होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। और जब कम हो जाता है तो निगेटिव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछा गया। व्हेन द टोटल प्रोडक्ट इज फॉलिंग, प्रोडक्ट गिरता चला जाए। देखो ये गिरना शुरू हो गया यहाँ पर, ये टोटल प्रोडक्शन है ऊपर सबसे वाला, ये टॉप है यहाँ पे इस जगह पर, और ये गिरना शुरू हो गया। गिरना शुरू हो गया कब? जब ये निगेटिव में चला गया। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मार्जिनल, अरे 2 मिनट रुक जा भाई, ये कैसे कर रहा हो रहा है? बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्शन लेबर इज निगेटिव। तो जब निगेटिव होगा जब ही आपका वो फॉल करेगा। द शॉर्ट रन टाइम पीरियड इन विच, जब शॉर्ट रन है उसमें क्या रहता है? मैंने आपको बताया था, आपको याद हो प्रोडक्शन में शॉर्ट रन का मतलब है एक कम समय आपके लिए प्रोडक्शन करने के लिए, कम समय। तो दो तरह की चीजें होती है, एक होता है क्या आपका, एक होता है फिक्स्ड वैल्यूज और एक होती है वेरिएबल वैल्यूज, मतलब कि वेरिएबल आपके और फिक्स्ड। तो आपके फिक्स्ड वाले क्या है कि अगर आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है सभी फिक्स रह सकते हैं और सभी वेरिएबल रह सकते हैं। शॉर्ट रन में क्या होता है कि सभी के सभी चेंज नहीं हो पाते। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? 5 होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब हम चेंज कर पाएंगे जब भी कोई प्रोडक्शन कर पाएंगे। अगर ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं हुए तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। तो इन सबको क्या बनाना है? वेरिएबल बनाना है। अगर वेरिएबल बन गए तो आपके लिए वो लॉन्ग रन है। अगर वो वेरिएबल नहीं बने सारे और कुछ फिक्स रह गए और कुछ वेरिएबल हो गए तो उसे बोलते हैं शॉर्ट रन। ऐसे में प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। सम रिसोर्सेज आर फिक्स्ड और सम वेरिएबल, ठीक है। ये ऐसे समझते हैं। विच वन इज नॉट प्रॉब्लम ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर्स? क्या इनमें से नॉट है ना? नॉट मतलब कि नहीं है। तो क्या इसमें से प्रॉब्लम नहीं है? तो आपका प्रॉब्लम क्या नहीं है? लेबर यूनियन। ये सभी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। और क्या नहीं है? यूनियन तो फायदेमंद की चीज़ों के लिए बनाई जाती है, फायदे के लिए बनाई जाती है। मिनिमम वेज रेगुलेशन वाज इंट्रोड्यूस। मिनिमम वेज रेगुलेशन क्या है? मतलब कि अगर कोई काम कर रहा है, मजदूरी है, तो उसकी न्यूनतम मजदूरी एक निर्धारित की जाती है। तो वो कब हुई? 1948 में। किसमें? 1948। ऑप्शन है सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 1948, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो ये स्कीम क्या हुई, कब प्रारंभ हुई? तो ये कब प्रारंभ हुई? ये फैब 2006 में, सॉरी फैब 2000 है, अच्छा ये तो ऑप्शन ठीक है, फैब 2006 में, सी ऑप्शन ठीक है इसका। अब इसमें समझिए, इसका एक अगर मैं आपसे पूछूं एक अनदर नेम क्या होगा, तो इसका एक अनदर नेम पता है क्या होगा? इसका एक अनदर नेम होगा मनरेगा, और मनरेगा से पहले नाम था नरेगा। नरेगा किस में थी? 2005 में थी। 2005 में नरेगा कहा जाता था, उसके बाद मनरेगा बनी थी। और मनरेगा याद है कब इस्टेब्लिश हुआ? मनरेगा हुआ फैब 2006 में, और इसको ही बोलते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो ये पहले क्या थी? ये नेशनल थी, फिर आपका महात्मा गांधी करके कर दिया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, समझ गए? तो ये देखो ऐसे घुमाकर भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। मैं ये कह रहा हूं, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पड़ेगा, बस ज्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के क्या कारण है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, बिल्कुल सही बात है। बढ़ता हुआ जनभार, मतलब ये भी भाई जरूरी है। लैक ऑफ कैपिटल, बिल्कुल भाई कैपिटल ही नहीं है, पैसा नहीं है लोगों के पास, इस वजह से समस्या आ रही है। तो आपका ऑल ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चल जा भाई पेन, ये पेन कभी कभार गड़बड़ करने लगता है। आज से नीचे भी इसी पेन से हो रहा है, हो जा भाई नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में इतने पढ़ लेते हैं। लेबर फोर्स इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू सेक्टर। कितने सेक्टर में डिवाइडेड है कौन? लेबर। तो कितने सेक्टर में डिवाइडेड है? आपके 2 सेक्टर में डिवाइडेड है। और कौन कौन से हैं वो 2 सेक्टर? 2 सेक्टर है आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल। क्या? फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये बहुत इशू कर रहा है, अरे भाई 2 हो गया। ठीक है, अगर पेन ना चले कोई दिक्कत नहीं है, बीच में कभी कभार गड़बड़ करने लगता है जब काफी लंबे समय तक लैपटॉप ऑन रहता है ना, जब करता है। चलिए 57 क्वेश्चन पे आ गए हैं, नहीं 67 है। डिमांड फॉर व्हीट, क्या पूछा है? अनाज की मांग। अनाज की जो मांग है वो इलास्टिक है, इलास्टिक है, तो वो आपका इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, इन इलास्टिक, 2 सेकंड, हाँ बिल्कुल सही बात, आपका ये इन इलास्टिक होगा, ना कि इलास्टिक। इन इलास्टिक बेलोचदार, और आपने पढ़ा है बेलोचदार क्या होता है। तो आप देखो यहाँ पे मैं सारा तो नहीं समझा पाऊंगा, आप सिंपल सा प्लेलिस्ट में जाना माइक्रो इकोनॉमिक्स की, और वहां से पढ़ लेना। क्या आपके इलास्टिक इन इलास्टिक की वीडियो बनाई गई है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपके डिमांड लॉ के बाद पढ़ाई गई है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। ठीक है, तो किसके इंट्रोड्यूस की गई है? डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर को डिवीजन मतलब कि श्रम विभाजन किसके द्वारा बताया गया है? तो श्रम विभाजन बताया गया स्मिथ के द्वारा। किसके? स्मिथ। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चल लेते हैं। व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ द वेरियस सर्कल इन पॉवर्टी? क्या पूछा? निर्धनता के दुष्चक्र। भाई निर्धनता के दुष्चक्र भी जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, ये ऐसी चीज़ है जो पहले भी पढ़ी हुई है। तो निर्धनता के जो दुष्चक्र है वो किस वजह से होते हैं? वो लैक ऑफ कैपिटल, मतलब कि पूंजी का अभाव, पूंजी की कमी से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस पॉवर्टी? क्या वो है, इनमें से कौन सा गरीबी की को अच्छे से परिभाषित करता है? तो कौन अच्छे से परिभाषित करता है? तो सबसे ज़्यादा जो परिभाषित करने वाली चीज है वो है आपका क्या? पौष्टिक आवश्यकताएं। ठीक है, पौष्टिक आवश्यकताएं। अगर किसी व्यक्ति को वो पोषण नहीं मिल पा रहा, मतलब कि कुपोषण है, तो सिंपल सी बात है वो व्यक्ति निधन है। ठीक है, वो गरीबी में रह रहा है। ठीक है, उसे हम अनएम्प्लॉय नहीं कहेंगे। हो सकता है एक अनएम्प्लॉय व्यक्ति हो पर लेकिन बड़े मजे में रह रहा हो। क्यों हो सकता है उसके पास पहले से ही बहुत पैसा हो, पर लेकिन एक जो निर्धन व्यक्ति है उसको सबसे ज्यादा क्या, उसे पोषण तत्व कम मिल पाते हैं, क्योंकि उसे खाना ढंग से नहीं मिल पाता। नेक्स्ट पे चलते हैं। चाइल्ड लेबर क्या है? एराडिकेशन स्कीम। तो ये एक स्कीम है, क्या है? बाल श्रम अनुमूलन योजना। तो बाल श्रम अनुमूलन योजना क्या है? और ये किसके द्वारा
क्या पूछा है, किसका पार्ट है ये, तो ये पीएम मतलब कि प्राइम मिनिस्टर 3 न्यू वेलफेयर स्कीम है, तो ये वेलफेयर स्कीम थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चल लेते हैं। ड्यूरिंग विच प्लान वाज ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ जब एनुअल प्लान चलाए गए। एनुअल प्लान मतलब कि 1 साल का प्लान। 5 ईयर प्लान तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, ठीक है, मुझे लगता है मैंने आपको कहा था 5 ईयर प्लान पढ़ लेना, तो आपने 5 ईयर प्लान पढ़ लिया होगा। तो वहां पर एक एनुअल प्लान चलाया गया था जो कि हॉलीडे प्लान के नाम से भी जाना जाता है। हॉलीडे प्लान में 1966 से 1969 के बीच में बना था, और यहाँ पे 3 एनुअल प्लान चलाए गए थे, मतलब कि साल के प्लान चलाए गए थे, और इस प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन और एवर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, याद रखना। ब्लू रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ब्लू रेवोल्यूशन मैंने पहले बताया था फिश से रिलेटेड है, ऊपर भी तो क्वेश्चन आया था सेम क्वेश्चन, शायद ऊपर भी था फिश से रिलेटेड ब्लू रेवोल्यूशन, हाँ सेम क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, ठीक है। ऑयल सीड से मैंने बताया था येलो, फूड गेन ग्रीन रेवोल्यूशन, और मिल्क आपका कौन सा रेवोल्यूशन है, मिल्क वाइट, ठीक है। हु वाज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, MS स्वामीनाथन, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी में पढ़ाए हुए हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू, ग्रीन रेवोल्यूशन किसको रेफर करता है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन किसको रेफर करता है भाई, इतना आसान क्वेश्चन, तो वो करता है हाईली यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, मतलब कि उच्च लेवल के बीज बनाए गए थे। जो बीज के नाम भी बताऊं, बीज के 3 नाम थे, ठीक है, लोभा, और 3 नाम क्या क्या थे याद से नहीं आ रहे मुझे, अभी तो याद थे, ठीक है, 3 लाभ, हाँ रोजा लाभा और सोनारा, 3 तरह के वो थे, मुझे अभी याद आ गए, रोजा लाभा और सोनारा, 3 तरह के बीज बनाए गए थे, जो कि मोटे अनाज जिसे बोलते हैं, जैसे कि आपके छोले चने और इनमें सारी चीज़ें आ जाती है, वो आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका, कंप्लीट हो गया पेपर, हाँ कंप्लीट हो गया पेपर, काफ़ी कह सकते हैं हद तक अच्छा भी था। कुछ चीज़ें जो लास्ट का पार्ट था इसका वो तो बहुत अच्छा था, देखो लास्ट का पार्ट इजी था, लेकिन जो शुरू का पार्ट है कुछ पार्ट वो ऐसा है, वो रटने वाले या बुक के नेम, ऑथर्स के नेम वो थोड़े से ऐसे हैं कि वो थोड़े डिफरेंट जो एग्रीकल्चर में पूछे जाते हैं वो हैं, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अगर मुझे समय मिल पाया, मुझे आज बहुत कम समय मिल पाया, ठीक है, बच्चे सुबह से मुझे मैसेज आने शुरू हो गए थे कि सर एग्रीकल्चर की वीडियो कब आएगी, पर लेकिन वही है मैं बहुत ज़्यादा बिजी था आज, तो मैंने ये अब वीडियो बना तो दी, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एक और वीडियो आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है, एक और मेरे पास कुछ रखा है तो वो भी आपको मिल जाएगी, पर लेकिन वही है कल को बहुत सारे बच्चों का MSc और MA और सबके पेपर भी साथ में ही पड़ गए, एक साल सबके पड़ गए, तो कल इस वजह से मुझे लोड ज़्यादा था मेरे पास, क्योंकि उन्हें भी प्रोवाइड कराना था कुछ ना कुछ। तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही